अपने समय में किडनैपिंग किंग के नाम से मशहूर इस शख्स के बारे में आज भले ही बहुत से लोग ना जानते हों, लेकिन आपको बता दें कि कभी ये दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी हुआ करता था। बाद में ये उसका जानी दुश्मन हो गया। और हमारे यहाँ की जेलों का क्या कहना, ये तो अपराधियों के लिए अपराध का अड्डा बनकर रह गई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीडिया के गलियारों में अक्सर ये खबर सुनने में आती है कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स जेल में रहकर अपने आपराधिक कारनामों का संचालन करते हैं। और आज हम जिस शख्स की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं वो भी उनमें से एक ही है। माँ बाप ने उसका नाम ओम प्रकाश रखा था, प्यार से बबलू कहते थे। और आगे चलकर यही ओम प्रकाश श्रीवास्तव जुर्म की दुनिया में बबलू श्रीवास्तव के नाम से जाना गया। चलिए जानते हैं ओम के बबलू बनने की पूरी कहानी। वो जिस मामले में जेल में बंद है उसकी वो लगभग पूरी सजा काट चुका है, लेकिन फिर भी उसकी रिहाई नहीं हुई है। वो जेल में ही बंद है और जेल में रहते हुए उसे पूरे 26 साल हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सजा ही पूरी हो गई है तो जेल में रखने का क्या मतलब। तो आपको बता दें कि जिस मामले में उसे जेल में बंद किया गया था उस मुकदमे का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव बबलू की जन्म तिथि 14 अक्टूबर 1962 है। उसका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित आमघाट कॉलोनी में हुआ था। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा AS जुबली कॉलेज मिर्जापुर से और BA LLB लखनऊ विश्वविद्यालय से कंप्लीट की। माता पिता स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी श्रीवास्तव और स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव थे। बबलू श्रीवास्तव के पिताजी GIC में प्रिंसिपल थे। घर में पढ़ाई लिखाई का बेहतरीन एटमॉस्फेयर था। बबलू के बड़े भाई का नाम विकास है, वो आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर है। बबलू श्रीवास्तव भी पढ़ने लिखने में अच्छा था। वो पढ़ लिख कर लॉयर बनना चाहता था। उसके पिता चाहते थे कि वो एक वकील बने, हालांकि उसकी खुद की इच्छा IAS बनने की थी। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उसने कहा था, उसी समय उसके एक दोस्त नीरज ने विश्वविद्यालय में महामंत्री का चुनाव लड़ा। चुनाव में स्टूडेंट्स के बीच गुटबाजी हुई और इस गुटबाजी के दौरान 2 गुटों में झगड़ा हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि इस झगड़े में चाकूबाजी हुई और एक लड़के की मौत हो गई। वो लड़का और कोई नहीं, उस समय का लोकल माफिया अंकुर शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज का खास आदमी था। अन्ना महाराज ने इस मुकदमे में दूसरे लोगों के साथ साथ बबलू श्रीवास्तव का नाम भी जुड़वा दिया। इस मामले में बबलू श्रीवास्तव जेल चला गया। बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ ये पहला मामला था। जब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत के सामने ये फैक्ट निकलकर सामने आया कि हत्या के इस केस में बबलू श्रीवास्तव का कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं था, इसलिए अदालत ने उसे छोड़ दिया। बबलू श्रीवास्तव जेल से बाहर निकल आया। वो अपनी लाइफ को दोबारा उसी ट्रैक पर लेकर चलना चाहता था जो उसे एक सक्सेसफुल लॉयर बना सकता था, एक अच्छा नागरिक बन सकता था। लेकिन बबलू श्रीवास्तव का इस तरह जेल से आसानी से छूट जाना अरुण शंकर शुक्ला को पसंद नहीं आया। उसे संतुष्टि नहीं हुई। वो बबलू श्रीवास्तव से खुन्नस खाकर बैठा हुआ था। वो हर कीमत पर बबलू को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस की मदद से बबलू श्रीवास्तव के ऊपर एक और झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो मुकदमा था स्कूटर चोरी का। चोरी के इस मामले में बबलू श्रीवास्तव केवल 15 दिन ही जेल में रहा। इस दौरान बबलू के परिवार ने उसकी कोई मदद नहीं की, न ही जमानत करवाई। ये 15 दिन उसकी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि इसी दौरान उसका माइंड सेट अब चेंज हो चुका था। वो परिवार, समाज और एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल से पूरी तरह से कट चुका था। पुलिस भी अब उसे वाहन चोरी के दूसरे मामलों में लपेटने लगी। तब उसने भी दूसरे अपराधियों की तरह अपने पॉकेट में एक ऐसा जेब बनवा लिया था जिसमें वो कानून को रख सकता था और अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ सकता था। बबलू श्रीवास्तव को उस समय के राम गोपाल मिश्रा गैंग ने अपने साथ मिला लिया। यह अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज का विरोधी गैंग था। इस तरह बबलू की क्राइम हिस्ट्री की शुरुआत पन्नों में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था वो था अन्ना महाराज यानी अरुण शंकर शुक्ला, जिसके साथ बबलू श्रीवास्तव की कई गैंगवार हुई। इसमें कई लोगों की हत्याएं हुई। जब पुलिस और दुश्मन कुत्तों की तरह बबलू श्रीवास्तव की तलाश करने लगे, उसने सबसे ज्यादा जो अपराध किए उसमें फिरौती के लिए धमकी देना, अवैध वसूली और किडनैपिंग जैसे अपराध शामिल थे। किडनैपिंग के मामले में वो इतना आगे बढ़ चुका था कि आगे चलकर उसे किडनैपिंग किंग के नाम से जाना जाने लगा। किडनैपिंग करने का उसका तरीका भी काफी डिफरेंट था। अपना टारगेट सेट करने के बाद वो और उसके लड़के टारगेट को रैकी किया करते थे। उसकी रूटिंग लाइफस्टाइल को काफी बारीकी से स्टडी किया करते थे। उसके बाद ही बबलू श्रीवास्तव और उसकी गैंग उस टारगेट की किडनैपिंग की प्लानिंग किया करते थे। इसके अलावा किडनैपिंग के लिए उसने एक और तरीका अपनाया जो अक्सर बिहार के अपराधी इस्तेमाल में लाया करते थे। उत्तर प्रदेश में बबलू श्रीवास्तव ने इस तरीके को अपनाया। इसके तहत वो जिस व्यक्ति को किडनैप करता था उसे किसी और गैंग को सौंप देता था, जिसकी फिरौती की बातचीत और पैसे की वसूली का काम कोई दूसरा गैंग किया करता था। यहाँ तक कि खुद बबलू श्रीवास्तव के कुछ ऐसे लोकल गैंग के साथ कनेक्शंस थे जो किडनैपिंग करते थे और व्यक्ति को उसके पास रखते थे। जो फिरौती की रकम मिलती थी उसका एक बड़ा हिस्सा बबलू श्रीवास्तव अपने पास रखता था
और बाकी का हिस्सा दूसरे लोगों में बांट दिया करता था। साल 1984 के बाद बबलू श्रीवास्तव के क्राइम का सिलसिला काफी तेजी से बढ़ा। इसके अलावा बबलू श्रीवास्तव के पास किडनैपिंग का प्लान भी था जिसे वो इम्प्लीमेंट किया करता था। दरअसल होता यह था कि अगर उसके टारगेट ने उसके साथ होशियारी की, पैसा देने के बजाय पुलिस को जानकारी दी या कोई और तरीका अपनाने की कोशिश की, तो उसके बाद बबलू श्रीवास्तव और उसकी पूरी गैंग उसके परिवार पर नजर रखती थी। फिर मौका मिलते ही उसे और उसके परिवार को तगड़ा सबक सिखाया जाता था। ये बात क्षेत्र के व्यापारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को भी मालूम थी, इसलिए जिस किसी आसामी को भी बबलू श्रीवास्तव अपना टारगेट चुनता था, वो पैसा देने में ही अपनी भलाई समझता था। धीरे धीरे लोकल एरिया में बबलू श्रीवास्तव का न केवल नाम बड़ा हो गया बल्कि दुश्मनी भी जबरदस्त हो गई। इस समय भी उसका दुश्मन नंबर 1 अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज था, जिसके चलते उसे लगने लगा कि अब वो इस एरिया में नहीं रह सकता है। इसके बाद उसने इस एरिया से निकलने का फैसला किया। उसने साल 1989 में उस समय के तांत्रिक चंद्रस्वामी से संपर्क किया। उसकी इच्छा थी कि चंद्रस्वामी की मदद से वो किसी दूसरे राज्य में किसी गैंगस्टर के साथ संपर्क में आ जाए, फिर उसके साथ मिलकर अपराध का कारोबार करे, लेकिन चंद्रस्वामी ने उसकी कोई मदद नहीं की। इसके बाद साल 1992 में वो यहाँ से निकलकर नेपाल चला गया। उस समय नेपाल की सरकार में एक अहम पद पर मिर्जा दिलशाद बेग मौजूद था, लेकिन उसके साथ ही दिलशाद बेग अंडरवर्ल्ड के लिए भी काम किया करता था। उसके दाऊद इब्राहिम से काफी गहरे ताल्लुकात थे और वो उसके लोगों को नेपाल में शेल्टर देने का काम किया करता था। इतना ही नहीं, मिर्जा दिलशाद दूसरे अपराधियों को भी अपने यहाँ शरण दिया करता था। जब बबलू श्रीवास्तव दिलशाद मिर्जा के पास पहुंचा तो उसने बबलू श्रीवास्तव को भी शरण दी। बबलू श्रीवास्तव चाहता था कि किसी तरह उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हो जाए, क्योंकि वो उसके लिए काम करना चाहता था। वो लगातार दिलशाद मिर्जा के संपर्क में था। फाइनली एक दिन दिलशाद मिर्जा ने बबलू श्रीवास्तव की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से करा दी। ये मुलाकात लगभग 2 घंटे की रही। इस दौरान बबलू श्रीवास्तव ने जिस तरीके से भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया, दाऊद इब्राहिम इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। उसने बबलू श्रीवास्तव को केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में अपने क्राइम सिंडिकेट का इंचार्ज बना दिया। अब बबलू श्रीवास्तव करोड़ों की किडनैपिंग करने लगा, उसका नाम आगे बढ़ने लगा। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, गोल्ड स्मगलिंग और दूसरे अपराधों में भी इन्वॉल्व होने लगा। बबलू श्रीवास्तव का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस की फाइलों से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा। इसी दौरान LD अरोड़ा पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। बबलू श्रीवास्तव पर आरोप है कि इसने अपने एक साथी मंगे और सैनी के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस मामले में बबलू श्रीवास्तव को उम्र कैद की सजा हुई। आगे चलकर बबलू श्रीवास्तव और दाऊद इब्राहिम की ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि साल 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुए, उसके बाद बबलू श्रीवास्तव ने अपना रास्ता न केवल अलग कर दिया बल्कि वो दाऊद इब्राहिम का जानी दुश्मन बन गया। उसका कहना था कि वो अपराधी तो हो सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर देश के खिलाफ काम नहीं कर सकता, न ही वो अपने देश के निर्दोष लोगों की इस तरह से हत्याएं बर्दाश्त कर सकता है। आगे चलकर कई बार दाऊद इब्राहिम ने बबलू श्रीवास्तव पर हमला करवाया, लेकिन वो बच गया। बबलू श्रीवास्तव के ऊपर दर्ज अपराधों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। 60 से ऊपर अपराध उसके ऊपर दर्ज हो चुके थे। साल 1995 में बबलू श्रीवास्तव को मॉरिशस में गिरफ्तार किया गया और फिर उसे भारत लाया गया। जेल में बबलू श्रीवास्तव अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस किया करता था। जब भी उसे पेशी पर ले जाया जाता तो बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर उसे पेशी पर लाया जाता था। लेकिन जब से जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई, तब से जेल में भी बबलू श्रीवास्तव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। फिलहाल बबलू श्रीवास्तव बरेली की जेल में बंद है और उसे जेल में रहते हुए 26 साल हो गए हैं। इस समय वो कई बीमारियों से घिरा हुआ है और बीमारियों के साथ साथ वो अपने कर्मकांड से भी लड़ रहा है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। बबलू श्रीवास्तव जेल में अपने लोगों के साथ रहता है। जेल से रहकर ही वो अपने क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। यह हमारे देश के सिस्टम की विडंबना है कि एक अपराधी जेल को न केवल अपनी सुरक्षित गुफा की तरह इस्तेमाल करता है, बल्कि वहां रहकर बाहर अपने जुर्म के साम्राज्य को अपने लोगों के माध्यम से चलाता है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, मुंबई और दक्षिण भारत के कई स्टेट में भी बबलू श्रीवास्तव का नेटवर्क फैला हुआ है, जिसके सहारे वो जेल में रहकर अपराध को अंजाम देता है। अपनी क्राइम हिस्ट्री से रिलेटेड इस जिंदगी पर बबलू श्रीवास्तव ने एक किताब भी लिखी है, जिस किताब का शीर्षक है अधूरा ख्वाब। इस किताब में उसने अपनी आपराधिक जिंदगी, दाऊद इब्राहिम से मुलाकात और फिर अब तक के सफर को काफी बारीकी से लिखा है। कहा तो ये भी जाता है कि बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी पर बाकायदा एक फिल्म भी बनने जा रही है, जिसमें बबलू श्रीवास्तव का कैरेक्टर अरशद वारसी प्ले करने वाले हैं। जब बबलू श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो उसने दाऊद इब्राहिम के द्वारा संचालित किया जा रहे हैं जाली करेंसी के रैकेट का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की और इस रैकेट को पकड़ भी लिया।
इतना ही नहीं, बबलू श्रीवास्तव के दिए गए इनपुट के बेसिस पर पुलिस ने कई क्राइम सिंडिकेट के पैर उखाड़ दिए। स्पेशली बबलू श्रीवास्तव के इनपुट के बेसिस पर पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के कई मंसूबों पर पानी फेर दिया। कहा जाता है कि पुलिस ने बबलू श्रीवास्तव को इस बात का भरोसा दिया था कि यदि वो पुलिस की मदद करेगा, अपराधियों को पकड़वाएगा, तो पुलिस भी जेल से छूटने में उसकी मदद करेगी। बबलू श्रीवास्तव ने काफी अहम सूचनाएं पुलिस को दी, जिसकी मदद से पुलिस ने क्राइम रैकेट को ब्रेक किया। नेपाल में दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट को बर्बाद किया। इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया और दूसरे कई देशों में बबलू श्रीवास्तव के इनपुट के बेसिस पर एजेंसीज ने दाऊद इब्राहिम की काली करतूत पर नकेल कसने का काम किया। इसके अलावा बबलू श्रीवास्तव ने जो जानकारी पुलिस को दी, उसका बेनिफिट देश में क्राइम को कम करने में उठाया गया। दिल्ली पुलिस, मुंबई की STF और उत्तर प्रदेश पुलिस की ATS के अलावा देश की तमाम एजेंसीज ने बबलू श्रीवास्तव की इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाया और दाऊद इब्राहिम के काले कारनामों को बंद किया। लेकिन इसके बावजूद बबलू श्रीवास्तव के जेल रिहाई के मामले में पुलिस ने कोई मदद नहीं की। इस मामले की पूरी सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात तो तय है कि जेल से बाहर निकलने में बबलू श्रीवास्तव को अब भी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। आज की तारीख में बबलू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की बरेली सेंट्रल जेल में अपनी रिहाई की उम्मीद लगाए बैठा है। उसके ऊपर एक मुकदमा ऐसा भी चल रहा है जिसमें अब तक फैसला नहीं हुआ है, बल्कि तारीख पर तारीख मिलती चली जा रही है। बबलू की आंखों में तकलीफ है, उसे ऑपरेशन की जरूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित दूसरी समस्याएं भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। भले ही बबलू श्रीवास्तव ने दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का हर एक तोड़ पुलिस को दे दिया हो, लेकिन उसका अपना नेटवर्क आज भी कायम है। उसका अपना क्राइम सिंडिकेट आज भी वर्क कर रहा है। जेल के भीतर बबलू श्रीवास्तव का दिन एक आम इंसान की तरह ही शुरू होता है। उसे जेल के भीतर वो तमाम सुविधाएं मिली हुई हैं जो सरकार बबलू श्रीवास्तव को देना चाहती है। हमारे देश में कुछ अपराधी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपराध की दुनिया में एक अच्छा खासा नाम और पैसा कमाया, उसके बाद धीरे से राजनीति में उतर गए। जो पुलिस वाले कल तक उनके पीछे घूमते थे, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनकी तलाश करते थे, वही पुलिस वाले बाद में उन्हें नेताजी मानकर सैल्यूट मारते हैं और उन्हें सिक्योरिटी देते हैं। बबलू श्रीवास्तव ने भी इस रास्ते पर चलने की कोशिश की। उसने सीतापुर से चुनाव लड़ने की कोशिश की और चुनाव आयोग में पर्चा दाखिल किया, लेकिन उसके ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे उन्हें देखते हुए चुनाव आयोग ने उसका पर्चा ही खारिज कर दिया। इस तरह जिंदगी के दूसरे ख्वाबों की तरह बबलू श्रीवास्तव का नेता बनने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर 26 साल जेल में बिताने के बाद भी बबलू श्रीवास्तव की रिहाई के आसार क्यों नहीं बन रहे हैं। इसे लेकर कहा जाता है कि शायद जांच एजेंसियां भी नहीं चाहती हैं कि बबलू श्रीवास्तव जेल से बाहर आए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से 2 मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण तो यह है कि जेल से बाहर आने के बाद बबलू श्रीवास्तव की जान को खतरा है। दाऊद इब्राहिम कभी भी उसकी हत्या करवा सकता है। एजेंसियों का ऐसा मानना है कि जब तक बबलू श्रीवास्तव जेल में है तब तक ही सुरक्षित है। दूसरा कारण यह है कि बबलू श्रीवास्तव ने जांच एजेंसी को कई सारे इनपुट्स ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से जांच एजेंसियों ने क्राइम सिंडिकेट को नष्ट किया। लेकिन इसके साथ ही बबलू श्रीवास्तव इन जांच एजेंसियों के कई ऐसे सीक्रेट जानता है जो अगर बाहर आ गए तो जांच एजेंसियों की भी जांच शुरू हो सकती है, सोसाइटी में उनकी किरकिरी हो सकती है। इसलिए वो नहीं चाहती कि बबलू श्रीवास्तव बाहर आए। इसके अलावा एक तीसरा कारण यह भी है कि बबलू श्रीवास्तव का नेटवर्क आज भी इतना बड़ा है कि अगर वो जेल से बाहर आ गया तो हो सकता है कि वो दोबारा अपराध के रास्ते पर चल पड़े और अपराध की एक नई हिस्ट्री बनाने लगे। इसलिए भी एजेंसी नहीं चाहती कि वो जेल से बाहर आए। दूसरी तरफ बबलू श्रीवास्तव का कहना है कि अगर वो जेल से बाहर आ गया तो उसने जो किताबें लिखी हैं उनके ऊपर वो फिल्म बनाएगा। उन्हें फाइनेंस करने के लिए भी उनके ही लोग रहेंगे और वो फिल्म बनाने के अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करेगा। आपको बता दें कि बबलू श्रीवास्तव ने एक और किताब लिखी है जिसमें उसने इस बात को काफी डिटेल में बताया है कि उसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जांच एजेंसी के साथ शेयर की और उसके बेसिस पर जांच एजेंसियों ने किस किस क्राइम सिंडिकेट को बर्बाद किया, किस किस अपराधी को पकड़ा और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। फिलहाल तो बबलू श्रीवास्तव का सबसे बड़ा ख्वाब है जेल से बाहर आना, जो कि अब तक अधूरा है। आपको क्या लगता है, क्या बबलू श्रीवास्तव का यह ख्वाब अधूरा कभी पूरा हो पाएगा? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हत्या और स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में जेल जाने से लेकर किडनैपिंग किंग बनने और क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करने की जर्नी के बाद अपराध के जंगल को साफ करने में एजेंसियों की मदद करने वाले बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी का ये सफर और उस पर आधारित हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।